नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं बलवंत साण आपका अपने प्लेटफॉर्म पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे से प्यारे से, जो हम डेली पढ़ते हैं। एक एक चीज़ को समझ के हम करने वाले हैं, क्योंकि हमारे लिए एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है ना। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो क्या है, इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा और हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी 40 मिनट की हो गई, उसमें ब्लर आ रहा था। 40 मिनट की वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है। सोच के देखो कितना दिमाग ख़राब हुआ होगा, है ना। ठीक है, लेकिन आपके लिए सब सह लेंगे यार, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पाचन तंत्र में हमने बक्कल केविटी मुख गुहा पढ़ा था। मुख गुहा के आगे का भाग हम पढ़ने वाले हैं, फेरिक्स पढ़ने वाले हैं, यानी ये वाला भाग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यानी जो ये है ये पढ़ने वाले हैं हम, फेरिक्स। और इसके बाद ये वाला भाग जिसको हमने ईसोफेगस कहा था, ईसोफेगस कहा था। ठीक है। ग्रसनी, ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, अमाशय भी पढ़ेंगे। इसके आगे फिर अमाशय आ जाता है, आपको पता ही हो तो। इससे आगे अमाशय आ जाता है, आपको पता हो तो। और इसके आगे छोटी आंत आ जाती है। ये अमाशय भी पढ़ेंगे, छोटी आंत भी पढ़ेंगे, हम सब कुछ पढ़ेंगे भैया। ठीक है। यानी हम पढ़ने वाले हैं फेरिंक्स, समझते जाना बस। यानी हम पढ़ेंगे ग्रसनी के बारे में। ठीक है। ग्रसनी क्या है, तो आपको लिखना है जी, कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड विंड पाइप। भोजन व श्वास नलिका का संयुक्त भाग होता है ये। जैसे हम फेरिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। यानी ये आपकी क्या है जी, ये आपकी नाक है जी, नासिका है जी, नेजल केविटी, बक्कल केविटी आपका मुख है जी, मुख गुहा है। दोनों इकट्ठी ही होती है। सांस मुंह से ले लो, आप नाक से ले लो, लेकिन सांस तो जाता है ना। ठीक है ना। तो इसका फ़र्क समझने को हमें मिलता है भी, सांस चाहे मुंह से लो चाहे नाक से लो, सांस जाएगा। तो ये कॉमन जो पैसेज है उससे होकर गुजरती है, यानी फेरिक्स यानी ग्रसनी से। ठीक है ना। इसके बाद इसके अंदर कोई पाचन नहीं होता, नो डाइजेशन, यानी कोई पाचन नहीं होता, नो डाइजेशन टेक प्लेस है, नो पाचन, कोई पाचन नहीं, इसमें कोई पाचन नहीं है। नो डाइजेस्टिव ग्लैंड फाउंड है, कोई पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती, कोई पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। कोई पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। दो बातें क्लियर हुई क्या आपकी। तीसरा आपका क्या है, तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है, इसके अंदर एक होता है छोटा सा भाग, एपिग्लोटिस। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। ठीक है ना, एपिग्लोटिस। ठीक है। एपिग्लोटिस होता है इसके अंदर, जो क्या करता है, जो आपके, ठीक है, कवरिंग वाइंड पाइप ड्यूरिंग विंग ऑफ फूड। भोजन निगलते समय, भोजन बता दूंगा सारे बात यार, निगलते समय समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। श्वास नली को बंद कर देता है,
बंद करता है, क्योंकि अगर ये न होता तो आपके साथ क्या होता। देखो ये है, जैसे इसको ट्रैक्टर नहीं होता, इसको ट्रैक्टर देखा होगा आपने, उसके ऊपर एक लगी होती थी, ये चीड़ी बोलते थे आपा। जब वो चलता था ना तो पड़ 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 ऐसे कर कर करके, मतलब या आइसर ट्रैक्टर, उसके ऊपर ऐसे ऐसे लगी होती, साइलेंसर जो होता था उसके ऊपर, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करती थी। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर यहाँ पर है ना एक, उसके अंदर क्या है, वो इसलिए लगी होती, इसलिए नहीं लगी होती तो फिर चले तब ऐसे ऐसे करे ना, वो उसके अंदर पानी ना जाए, बरसात के मौसम में खड़ा कर दिया जाए उसको, मतलब बाहर खड़ा है या आ रहा है कहीं से, तो वो बंद हो जाए, उसके अंदर पानी न जाए। तो उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी एक ऐसा प्रकार का ढक्कन लगाया गया है, केप लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो एपिग्लोटिस को आप, ठीक है ना, एपिग्लोटिस को आप क्या कह सकते हो कि ढक्कन कह सकते हो। वो ढक्कन क्या करता है, जब आप भोजन निगलते हो ना उस समय आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉमन पैसेज है, ग्रास नहीं, यहाँ से सांस भी आ रही है आपकी और यहाँ से आपकी क्या आ रही है, भोजन भी आ रहा है। लेकिन जब सांस आ रही है ना, ठीक है ना, और इधर से भोजन आ रहा है, तो ये अगर सांस आता है वो तो इधर चला जाता है, क्योंकि इसका नाम ट्रेकिया है और इसको विंड पाइप बोल देते हैं कॉमन लैंग्वेज के अंदर इसको, यानी हवा की नलिका है ये। और ये फूड पाइप है, इसको फूड पाइप बोल देते हैं, आपको पता ही होगा, अब बात इसी की चल रही है, ठीक है ना। अब भोजन फूड पाइप में जाना चाहिए, ना कि विंड पाइप में जाना चाहिए। तो भोजन जब आएगा तो ये क्या होगा, ये कपक इसके ऊपर लग जाएगा, चपक, ठीक है ना, ये है मान लो इसके ऊपर ऐसे लग जाएगा। ये दूसरी नलिका भोजन नलिका है, ठीक है, ये भोजन, ये और ये भोजन नलिका। अब जब भी आएगा तो इसको बंद कर लेगा, यहाँ से भोजन जाने देगा। जैसे ही भोजन आएगा, सांस आएगा तो ये खुल जाएगी, सांस इधर चला जाएगा, सांस आगे जा ही नहीं सकता, ठीक है ना, ये खुली रहे चाहे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, भोजन निगलते समय श्वास नलिका को बंद करने का काम करता है, ताकि कोई भी छोटा भोजन का टुकड़ा आपके इस पाइप के अंदर न चला जाए। और अगर ये ऐसा हो जाता है, कई बार आप खाते खाते बोलते हो, आपको हंसी आ जाती है या कुछ भी ऐसा होता है जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसको पता नहीं चलता भी भोजन आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। उस समय क्या हो जाता है, ये खुला रह जाता है और एक छोटा सा टुकड़ा भी आपके श्वास नलिका में जाता है तो आपको खांसी आती है ज़ोर से, ठीक है ना, अड़सुन बोल देते हैं उसको, खांसी आती है और नाक के माध्यम से वो टुकड़ा भी निकल जाता है, कई बार इतने प्रेशर में खांसी आती है, ठीक है ना। तो वो किसके कारण आती है, जब आपका कोई भी छोटा सा टुकड़ा किस में चला जाता है, भोजन नलिका का, न जाकर भोजन श्वास नलिका के अंदर चला जाता है, भोजन का टुकड़ा श्वास नलिका में, ठीक। तो ये क्या, आपको खांसी आती है, तो वो है आपका एपिग्लोटिस, ठीक है ना। तो फेरिक्स क्या है, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। ये कॉमन पैसेज है, यहाँ से सांस भी गुजरता है और यहाँ से हवा भी गुजरती है, यहाँ से भोजन भी गुजरता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक एपिग्लोटिस टुकड़ा पाया जाता है जो विंड पाइप और फूड पाइप को अलग करता है, जो भोजन निकलते समय कवर करता है, ठीक है ना। ये बात पढ़ लेना आप। ग्रसनी के बाद आप पढ़ते हो ग्रास नली, सेम का सेम सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, इसोफेगस यानी ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली, ठीक, कुछ नहीं है, फूड पाइप बिहाइंड ट्रेकिया कॉल्ड इसोफेगस, ये बात हुई। यानी ट्रेकिया आपका, जिसको हमने सीधा विंड पाइप का, ट्रेकिया के पीछे की भोजन नलिका को ग्रास नली कहा जाता है। ग्रास मतलब ग्रास, एक टुकड़ा छोटा सा, जिसे निवाला बोलते हैं उसको ग्रास भी बोल देते हैं, ग्रास नली या भोजन की नली, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर भी कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसके अंदर भी कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स फाउंड है। यहाँ पे भी पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती है, यहाँ पे भी पाचन ग्रंथि
नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। ये 3 प्रकार की हो सकती है। ऊपर वाले भाग को जो गले में पाया जाता है उसे थ्रोट इसोफेगस कहते हैं। थोड़ा छाती में पाया जाता है वक्स गुहा को थ्रोसिस रीजन वाली कह देते हैं। तो एक थोड़ा सा छोटा सा भाग एबडोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है, एब्डोमिनल, उसे उदर, इसे वक्स ग्रासनली, इसे गले को क्या बोलते हैं, गला, ठीक है ना, वक्स ग्रासनली। इसको 3 भागों में भी बांटा जा सकता है। यानी ये भाग तो इसका क्या है, एब्डोमिनल कहलाता है, ये भाग थ्रोसिस कहलाता है, और गले में जो है आपकी उसको थ्रोट इसोफेगस बोल देते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर हुई बात क्या, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपका, सीधा भोजन तो गिराता नहीं है, इसके अंदर कोई पाचन ग्रंथि नहीं है, तो पाचन क्रिया नहीं होगी, लेकिन भोजन इससे इधर से यहाँ तो ढप देनी तो नहीं पड़ता ना, ठीक है ना, फटाक फटाक आवाज़ें आती होगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता, धीरे 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 भोजन जाता है। उस गति को बोलते हैं कर्माकुंचन गति, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस या कर्माकुंचन गति क्या है, कर्माकुंचन गति क्या है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो मोमेंट ऑफ फूड इन फूड पाइप। भोजन नलिका में भोजन की गति को कर्माकुंचन गति कहते हैं। भोजन नलिका में भोजन की गति कर्माकुंचन होती है। कैसी होती है, कर्माकुंचन होती है, ठीक है ना। कर्माकुंचन का मतलब क्या हुआ, देखो ये बात है, यहाँ पर हुआ, ये भोजन यहाँ से सीधा निवाला आपने निकला और ये सीधा यहाँ अमाशय में तो जाके नहीं गिरता ना, अभी यहाँ पे जाके टकराया, फैट, ऐसा नहीं, ये धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि भोजन इस प्रकार से जाएगा, ये निवाला आपने दूसरा निकला, ये यहाँ था, ठीक है, इस प्रकार से ये पाइप इधर है, ठीक है, इस प्रकार से इधर है, तो यानी इस प्रकार से ये निवाला आगे धीरे 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 जाता है, तो इसको कर्माकुंचन बोलते हैं, यानी धीरे 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 धीरे, कर्म के अनुसार गति कर्माकुंचन गति, कर्म के अनुसार गति कर्माकुंचन गति, धीरे 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 धीरे। यानी भोजन नलिका के अंदर चाहे ग्रास नली हो, चाहे गर्सनी हो, चाहे अमाशय हो, चाहे उसके बाद छोटी आंत हो, चाहे बड़ी आंत हो, इसके अंदर भोजन चलता है किस गति से, कर्माकुंचन गति से, यानी पेरिस्टालसिस मोशन से जो है वो मूवमेंट करता है भोजन, तो उसे हम कौन सी गति बोलते हैं, तो गति, भोजन की गति कैसी होती है, कर्माकुंचन गति होती है, ठीक है ना, क्लियर है। और ग्रास नली क्या काम करती है, तो ये ट्रांसफर फूड फेरिक्स टू स्टमच, भोजन को गर्सनी से ग्रास नली तक पहुंचाती है, बस गर्सनी से ग्रास नली तक पहुंचाती है, गर्सनी से अमाशय तक पहुंचाने का काम करती है, बस ये काम है इसका, कुछ भी काम नहीं है। ये पाइप है, मतलब यहाँ तो जगह नहीं थी, इसलिए इसको एक पाइप देनी पड़ी ताकि भोजन पेट के अंदर जा सके, इसलिए इसको पाइप को बनाया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पाइप को बनाया गया। अभी भोजन यहाँ से धीरे 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 करके जहाँ पर पाचन होना है वहाँ पर जा सके, बस, ठीक है। गति कैसी होती है, कहाँ पे पाचन नहीं होता, तो ग्रास नली गर्सनी दोनों के अंदर पाचन नहीं होता है, ठीक है, नहीं यहाँ से कोई अवशोषण होता है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो गले में भी पाई जाती है आपकी इसोफेगस, उसके बाद इस भाग में भी, और थोड़ा सा डायफ्राम के नीचे भी, जिसे हम एब्डोमिनल इसोफेगस या उदर ग्रास नली कहते हैं, ठीक है। अब गर्सनी ग्रास नली से भोजन पहुंचा आपका अमाशय में, कहाँ पहुंच गया भोजन है, भोजन यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा। अब यहाँ पे 3-4 घंटे ठहरेगा, ठीक है ना, और ठहर के विश्राम करेगा, यहाँ पे है ना, विश्राम करेगा, रेस्ट करेगा, बोला रेस्ट करेगा भैया, थोड़ा थोड़ा पानी, ठीक है, क्या करेगा, रेस्ट करेगा। अब कहाँ पहुंचा भोजन, स्टमच, यानी अमाशय में भोजन पहुंचा, कहाँ पहुंचा, अमाशय में भोजन पहुंचा। अमाशय क्या है, आप कहोगे जी ए बैग लाइक स्ट्रक्चर है, थैली नुमा आकृति, ठीक है, एक थैली जैसा है, कुछ नहीं है बेचारा, ठीक है, आकार वकार आपसे नहीं पूछा जाता, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक।
गैस्ट्रिक gland found on stomach wall। यानी आप कहोगे जी इसकी दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है। फूड 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। ठीक है, कितने घंटे तक है? 3 से 4 घंटे तक भोजन यहाँ ठहरता है। भोजन आमाशय में 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। उसके बाद आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, यानी इसकी नलिकाएं जो है ना वो दीवारें हैं, वो क्या पाई जाती है? उस पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो जठर रस का स्त्रावण करती है। जो क्या करती है? जठर रस का स्त्रावण करती है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और फूड कोल्ड काइम इन स्टमच। भोजन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, भोजन को आमाशय में कायम कहा जाता है, कायम कहा जाता है, याद रखना। एसिडिक कायम बोल दो या कायम, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कायम। भोजन कितने घंटे? 3 से 4 घंटे ठहरता है। इसके अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो जठर रस का स्त्रावण करती है, HCl HCl जो भी है उसका स्त्रावण करेगी। ठीक है। उसके बाद आमाशय जो थैलीनुमा संरचना है, और ये किसके बीच का भाग है? तो आप कहोगे छोटी आंत और ग्रास नली के बीच का भाग है, छोटी आंत और ग्रास नली के बीच का भाग है। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसको 3 भाग इसके होते हैं। एक को बोलते हैं कार्डियक स्टमच, यानी एक भाग को, ऊपर वाला भाग कार्डियक आमाशय कहलाता है। पूछ लिया जाता है आपसे, ऊपर वाला भाग फिर फंडस कहलाता है, और तीसरा पाइलोरिक कहलाता है, स्टमच कहलाता है, पाइलोरिक स्टमच कहलाता है। तो ये आमाशय है, ये फंडस कहा जाता है। यानी आमाशय के 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। ये मान लो आमाशय आया ऊपर से, और इस प्रकार से ये घूमा इधर, इस प्रकार से वो घूमा इधर, और ये आगे का भाग है इसका, आगे का। ठीक है। तो एक तो ये भाग है इसका, एक ये भाग है इसका, ठीक है, और एक ये भाग है इसका। इस बीच वाला खाली है, मान लो उसको बॉडी बोल दिया, खाली है चारों दीवारों से। ठीक है। इसका नाम रख दिया कार्डियक, क्योंकि हृदय के पास है। इसको ऊपर वाला भाग, इसको फंडस बोल दिया, और इसको पाइलोरिक बोल दिया। ठीक है। इसके अंदर इस प्रकार से ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको हम जठर ग्रंथियां बोल देते हैं। ऐसे ऐसे ही बना लो आप यार, पहले बहुत बढ़िया चित्र बनाया था मैंने। जिसको हम जठर ग्रंथियां या गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, और ये बहुत अच्छा काम करती है, जठर ग्रंथियां। तो ये आमाशय है, ठीक है ना। यहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर पाए जाते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर पाए जाते हैं, ठीक है, ताकि भोजन को मतलब जहाँ पे रखना है वहाँ रखा जा सके। 3-4 घंटे तक आमाशय में रखने में जो स्फिंक्टर है वो बंद रहते हैं 3-4 घंटे तक। वो कौन से हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर है। कार्डियक स्फिंक्टर यानी आपको जब सोते हो, आप
आप व्यायाम करते हो मान लो, तो आपका भोजन को वापस नहीं आने देते, ठीक है ना, वापस मुख तक नहीं आने देते। वो कार्डियक स्फिंक्टर क्या करते हैं, उसको बंद करके रखते हैं। तो 3 प्रकार का है। तीनों के अंदर क्या है, जो दीवारें हैं उनके अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। या आप कहोगे जी यहाँ बॉडी, बॉडी नहीं है ये, बॉडी तो अंदर का खोखले भाग को का है, बाहर से दीवारों पर तो उस भाग को क्या बोला है, पाइलोरिक बोल दिया। दीवारें तो फंडस कार्डियक से गिरी हुई है ना, ठीक है। तो आप कहो जी यहाँ पे भी बना दो, तो यहाँ पे भी ग्रंथियां हैं, ये मत सोचना यहाँ ग्रंथियां नहीं है, यहाँ पे भी ग्रंथियां हैं, ठीक है ना, यहाँ पर भी ग्रंथियां हैं, ठीक है। तो ये ग्रंथियां समाशय है आपका। इस समाशय को थोड़ा सा मैं अच्छे से साफ करके आपको समझाता हूँ भी जठर ग्रंथियां कौन कौन सी पाई जाती है और वो क्या काम करती है। है ना, समझो इस बात को इस तरीके से, ठीक है ना। किस तरीके से समझना है, इस तरीके से समझना है भी आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथियां। आपको जो बहुत मतलब हर टीचर अपना एक बेस्ट पढ़ाता है, अपना बेस्ट से बेस्ट देता है, हर बुक बेस्ट होती है। वो डिपेंड करता है आप पढ़ते किस तरीके से हो, आपके पढ़ने का तरीका कैसा है, आपको कौन सी बुक पसंद आती है। उसी प्रकार हर टीचर बेस्ट पढ़ाता है, वो टीचर पसंद आता है आपको, वो पढ़ाने का तरीका आपको उसका पसंद आता है, वो समझाता है, वो आपके चीज़ समझ में आती है, तो वो होता है। हर टीचर बेस्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा भी अपना थोड़ा सा ये रहता है भी हाँ अपन एक सीरियस होके थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके कुछ चीज़ को करते हैं, उस चीज़ को अंदर बैठाते हैं। आप सुनते रहो मगन होके बस, ठीक है ना, सुनते रहोगे तो भी आपके दिमाग में वो चीज़ें घुस जाएगी, आपको कंसेप्ट याद नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है ना, और आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथियां पाई जाती है। एक एक चीज़ को अच्छे से बताया जाता है, ठीक है ना। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथियां कौन कौन सी है, तो 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती है और 4 प्रकार की मतलब, ठीक है। एक होती है आपकी पेप्टिक पैराइटल, ठीक है, इसको हम दूसरा नाम देते हैं ऑक्सिनटिक ग्लैंड, यानी इसका नाम क्या है, पैराइटल या ऑक्सिटिक ग्रंथि। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाती है ये पेप्टिक चीफ या इसको जाइमोजन ग्लैंड कहा जाता है इसको, ठीक है, यानी इसको पेप्टिक कह दो, इसको मुख्य कह दो चीफ का मतलब, और इसको जाइमोजन ग्रंथि कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, अलग अलग नाम दिया जाता है। इसके बाद तीसरी ग्रंथि आती है आपकी म्यूकस ग्लैंड बोल देते हैं इसको, म्यूकस ग्रंथि बोल देते हैं इसको। और चौथी आपकी आती है एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी आपकी ग्रंथि आती है अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। ये ग्रंथियां इसमें पाई जाती है, यहाँ पर दीवारों पे पाई जाती है ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां पूरे जठर रस का स्त्रावण करती है। जठर रस किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, इन ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होने वाले जूस के द्वारा इकट्ठा होकर एक रस बनता है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं या जठर रस कहते हैं, ठीक है, जठर रस कहते हैं, ठीक है। तो अब ये ऑक्सिटिक क्या स्त्रावित करती है, तो
अपना अपना काम अलग अलग तरीके से करिए। HCl स्रावित करती है, क्या करती है? HCl स्रावित करती है। क्लियर हुई बात? HCl स्रावित करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करती है, ठीक है ना। ये क्या करती है जी? ये पेप्सिनोजन पेप्सिनोजन पेप्सी तो याद रह जाएगा ना, ठीक है ना। पेप्सिनोजन का स्रावित करती है और ये प्रोरेनिन का स्रावण करती है। पैरोरेनिन 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 का स्रावण करती है, ठीक है। और ये स्रावण किसका करती होगी? गैस्ट्रिक लाइपेज, जठर लाइपेज का भी स्रावण करती है। यानी आपसे पूछे पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन या जठर लाइपेज कौन सी ग्रंथियों से, चीफ या जाइमोजन ग्रंथियों से स्रावित होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। म्यूकस, तो ये म्यूकस जेल का स्रावण करती है, म्यूकस जेल का स्रावण करती है। म्यूकस जेल जानते ही हो, चिपचिपा पदार्थ, म्यूकस भी चिपचिपा पदार्थ होता है, उसका स्रावण करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है? हिस्टामिन का स्रावण करती है, हिस्टामिन का स्रावण करती है। और आपका गैस्ट्रीन का स्रावण करती है, गैस्ट्रीन हार्मोन का स्रावण करती है। हिस्टामिन हिस्टामिन गैस्ट्रीन, यहाँ से क्वेश्चन आया था गैस्ट्रीन से, बहुत मस्त वाला। गैस्ट्रीन हार्मोन, गैस्ट्रीन गैस्ट्रिक गैस्ट्रीन गैस्ट्रिक गैस्ट्रीन गैस्ट्रिक यानी जठर हार्मोन है ये, ठीक है ना। गैस्ट्रीन हार्मोन क्या काम करेगा? हिस्टामिन क्या काम करेगा? म्यूकस जेल लेयर क्या काम करेगा? जो गैस्ट्रिक लाइपेज, प्रोरेनिन, प्रोपेप्सिनोजन क्या काम करेगा? और HCl क्या काम करेगा? ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा भी ये कहाँ कहाँ से स्रावित होते हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। HCl हमेशा ऑक्सीटिन ग्रंथियों से स्रावित होता है जो अमाशय में पाई जाती है। यानी HCl कहाँ से स्रावित होता है? तो सीधा सीधा अमाशय भी कह सकते हो आप, ठीक है। सीधा सीधा आप जठर ग्रंथियाँ भी कह सकते हो। तो लेकिन HCl जो सेल होते हैं ना, कौन से सेल? आप ग्लैंड की जगह आप कोशिका लिख लो, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे सेल लिख लो आप, ग्लैंड की जगह आप यहाँ पे कोशिका लिख लो, ठीक है ना। कोशिका लिख लो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। म्यूकस सेल लिख लो यहाँ पे ग्लैंड की जगह आप, अच्छा रहेगा आपके लिए और अच्छा याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। और ये ग्रंथियाँ ये, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको जहाँ से स्रावित हो रही है, एक बार दिमाग में डाल लो। पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक, ठीक है। म्यूकस म्यूकस से हो रहा है, हिस्टामिन और गैस्ट्रिन हार्मोन हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, तो याद रह जाएगा। ये याद रहना, ऑक्सीटिक सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं? HCl का स्रावण करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को मैं दोबारा लिख के बताता हूँ आपको कैसे कैसे ये काम करती है। और जठर रस क्या होता है, HCl क्या काम करता है, ठीक है। देखो समझेंगे इस बात को भी। आपका प्रोरेनिन था और पेप्सिनोजन था, सारे काम यहीं ख़त्म कर देंगे। उसके बाद क्या था? गैस्ट्रिक लाइपेज था, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रीन हार्मोन था, उसके बाद म्यूकस था, उसके बाद हिस्टामिन था, ठीक है। प्रोरेनिन था, पेप्सिनोजन था, गैस्ट्रिक यानी जठर लाइपेज था, गैस्ट्रीन हार्मोन था, म्यूकस था, हिस्टामिन था। क्या काम करते हैं? प्रोरेनिन और इन तीनों के साथ जुड़ता है HCl, क्या बनता है? HCl। इसके साथ भी क्या जुड़ा? HCl,
ठीक है, क्या जुड़ा HCl। जब ये एंजाइम स्रावित होते हैं, एक एंजाइम ये है, दो एंजाइम ये है, तीसरा एंजाइम ये, इन तीनों एंजाइम के साथ HCl जब आता है, इनके साथ HCl जब अभिक्रिया करता है तो इनको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। तीनों एंजाइम को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा, यानी प्रोरेनिन अब रेनिन बन जाएगा। मैं हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है हमारे पास। प्रोरेनिन अब रेनिन बन जाएगा HCl के टच में आने के बाद। पेप्सिनोजन पेप्सिन बन जाएगा, ठीक है ना। और HCl के संपर्क में आने पे लाइपेज हो जाएगा, लेकिन ये एक्टिव हो जाएगा, अब पहले इनएक्टिव था। यानी तीनों क्या हुए, जब इसके संपर्क में आएंगे तो एक्टिव हो जाएंगे। आप सीधा लिख सकते हो ये सक्रिय एंजाइम है, पहले वाले निष्क्रिय थे, सक्रिय एंजाइम है ये, ठीक है ना, सक्रिय एंजाइम है। जो क्या करेंगे, भोजन में पाए जाने वाले रेनिन तो क्या करेगा, रेनिन आपका कैसिनोजन जो होता है, यानी कैसिनोजन, ठीक है, कैसिनोजन जो होता है ना, कैसिनोजन, उसका पाचन करेगा, कैसिनोजन का डाइजेशन करेगा, यानी सीधा कह सकते हो कैसिनोजन का पाचन करेगा और कैसिनोजन को बदल देगा कैल्शियम है पेराकेसिनेट में। किस में बदल देगा, कैल्शियम है पेराकेसिनेट में बदल देगा, कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदल देगा। यानी सीधा कह सकते हो ये कैसिनोजन कहाँ पाया जाता है, तो मिल्क में पाया जाता है, यानी आपके दूध के अंदर पाया जाता है। तो दूध का पाचन कौन करता है, पहला क्वेश्चन। रेनिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, अमाशय में, आपको पता चल गया। अमाशय की ग्रंथियों से स्रावित होता है, जठर ग्रंथियों से अमाशय। जठर रस के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है रेनिन। रेनिन किस रस में पाया जाता है, जठर रस में। ये क्वेश्चन तो आपके लिए हो गए मान लो, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। प्रोरेनिन जो रेनिन एंजाइम को एक्टिव करने में भूमिका रहती है किसकी, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। रेनिन करता क्या है, तो दूध का पाचन करता है, या कैसिनोजन या कैसिन प्रोटीन जो पाया जाता है किसमें, दूध के अंदर, उसका पाचन करके उसको कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलता है। किस में बदलता है, कैल्शियम पेराकेसिनेट में। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है ये किस में ज़्यादा पाया जाता है, तो ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। चाइल्ड जो होते हैं बच्चों में ज़्यादा होता है इसकी मात्रा। बाद में आप में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, क्योंकि हमारा फिर आगे ट्रिप्सिन पाचन कर लेता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर लेता है, वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो रेनिन जो है वो बच्चों में ज़्यादा होता है। कौन सा एंजाइम ज़्यादा होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है। और दूध फट जाता है ना, वो रेनिन के कारण ही फटता है, मतलब शरीर के अंदर कौन सा एंजाइम है दूध को मतलब फाड़ने में सहायक है, उसको दूध का फटना किस एंजाइम की सहायता से होता है अमाशय में, तो रेनिन के कारण होता है। तो ये बात याद रख सकते हो ना। किसमें बदलता है, कैल्शियम पेराकेसिनेट में कैसिन को, ठीक है। कैल्शियम को बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, दूध का पाचन करता है, क्लियर हुई। पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, किसका, प्रोटीन का। कौन से प्रोटीन का पाचन करता है, किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। तो ये आपको सीधा ही लिख लेना है, प्रोटीन का पाचन करता है, किसका, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन, पेप्सिन पेप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, क्लियर हुई बात। लाइपेज वसा का पाचन करता है, ये किसका, फैट का डाइजेशन करता है, वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। बस आपसे पूछ ले मान लो पेप्सिन एंजाइम किस रस में पाया जाता है, जठर रस में। पेप्सिन एंजाइम जो HCl है, पेप्सिनोजन को HCl किस में, पेप्सिन में बदल रहा है और प्रोटीन का पाचन कर रहा है। लाइपेज फैट डाइजेशन करने का काम कर रहा है, वसा का पाचन करने का काम कर रहा है। लिपिड लाइपेज, लिपिड लाइपेज, लिपिड लाइपेज, लिपिड लिपिड से संबंधित है वसा, ठीक है ना, याद कर लेना उसको भी। यह जठर रस को स्रावित कराने में सहायता करता है, तो आप लिख लो जठर रस को
या जठर ग्रंथियों को स्टिमुलेट करता है, को जठर रस स्त्रावण करने के लिए उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है। यानी ये क्या करता है, यह हार्मोन है जो ग्रंथियों को एक्टिव करता है। जब भोजन हमारे शरीर के अंदर अमाशय में पहुंचता है तो वहाँ से ये क्या करता है, सिक्रेशन होता है इसका, और विभिन्न प्रकार के जो जठर यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यानी वो जो कोशिकाएं हैं जो किसका स्त्रावण करेगी, जठर रस का स्त्रावण करेगी, उनको जाके क्या करेगा, सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करेगा ताकि वो इस रस का स्त्रावण कर सके। तो वो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है जो भोजन के पचाने में सहायक है, तो गैस्ट्रिन हार्मोन ये क्या करेगा, भोजन पचाने में। कौन सा हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो अमाशय ग्रंथि यानी अमाशय से निकलता है। म्यूकस क्या करता है, तो ये प्रिवेंट स्टमच वाल फ्रॉम HCl, या प्रिवेंट क्या करेगा, प्रिवेंट स्टमच वाल टू HCl। तो आप कह सकते हो ये HCl से बचाने का काम करेगा। HCl से क्या करता है अपने शरीर के अंदर, क्योंकि HCl की जो pH वैल्यू है ना बहुत लो है, pH वैल्यू क्या है, बहुत लो है, यानी उसकी pH वैल्यू इतनी कम है कि वो क्या है, वो इतनी लो है कि वो बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक है, यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक अम्ल है HCl। तो उससे बचाने के लिए एक म्यूकस स्रावित होता है जो म्यूकस जेल लेयर का निर्माण कर देता है आपके, यानी एक परत का निर्माण कर देता है। किस पे निर्माण कर देता है, परत का निर्माण करने में सहायक रहता है अमाशय की दीवारों पे, ठीक है ना। तो आपकी HCl से दीवारें जो होती है, आपकी पेशियां जो होती है वो बची रहती है, किससे बची रहती है, HCl से, ठीक है ना। तो ये HCl से बचाने का काम करता है, किसका निर्माण करके, म्यूकस जेल लेयर का निर्माण करता है, ये जेल लेयर का निर्माण करता है, और HCl से अमाशय की दीवारों को बचाने का काम करता है, अमाशय की दीवारों को बचाने का काम करता है, ठीक है ना। और स्टामिन क्या करता है, स्टामिन एक ऐसा पदार्थ है जो आपके शरीर के अंदर कोई अगर फॉरेन एंटीजन घुस गया किसी प्रकार का जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो स्टामिन स्त्रावित होता है, और स्टामिन ज़्यादा स्त्रावित होने से आपके शरीर में वहाँ पे एलर्जी हो जाती है, यानी भोजन आपको कई बार एलर्जी कर जाता है जिसकी वजह से आपके शरीर पर दाने दाने हो जाते हैं। ऐसा कुछ आप खा लेते हो आपके शरीर पर दाने दाने से हो जाते हैं, तो वो किसके कारण होता है, वो स्टामिन के कारण होता है, क्योंकि स्टामिन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो आपके शरीर के अंदर बताता है भी आपके शरीर में ऐसी चीज़ कोई घुसी है जिसका आपके शरीर से कोई मतलब ताल्लुक नहीं है, ठीक है, जो आपको नुकसान कर सकती है। तो वो एक एलर्जिक रिएक्शन देने का काम करता है स्टामिन। तो अमाशय से की ग्रंथियों से भी स्त्रावित होता है, आपको पता है, ये बेसोफिल से भी स्त्रावित करता है, ठीक है ना। कुछ मतलब कुछ और प्रोटीन भी है जो स्टामिन का स्त्रावण करते हैं। तो स्टामिन एक एलर्जिक रिएक्शन देता है, आपके शरीर को प्रतिक्रिया देता है कि आपके से भोजन के अंदर कुछ ऐसा खाया आपने जो आपको नुकसान कर सकता है, तो एलर्जिक रिएक्शन देता है हिस्टामिन जो अमाशय से स्रावित होता है, ठीक है ना। तो म्यूकस वाला आपको पढ़ लिया होगा आपने, हार्मोन पढ़ लिया, उसके बाद ये चीज़ें भी आपको पढ़नी है अभी कौन कौन सा क्या क्या काम करता है। उसके बाद HCl क्या है, जठर रस क्या है, तो उसके बारे में 4 बातें लिख लेते हैं अलग से। इन सभी को मिला के तीन ये पूरे के पूरे को मिला के मान लो उसको जठर रस कहते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, जठर रस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो याद रखना है आपको, ठीक है। जठर रस है क्या, तो याद रखो। गैस्ट्रिक जूस क्या है, यानी जठर रस क्या है, याद रखो आप। पीले रंग का, येलो कलर का द्रव है, पीले रंग का द्रव है, एक तो बात है। किस रंग का द्रव है, पीले रंग का ये द्रव है, ठीक है। गैस्ट्रिक, पीले रंग का द्रव है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं,
इसके अंदर क्या आता है, एंजाइम प्लस HCl होता है, आपको पता हो तो एंजाइम प्लस HCl होता है, जो क्या करता है, भोजन का पाचन करने में सहायक है, भोजन का पाचन करने में सहायक है। क्लियर हुई बात, भोजन का पाचन करने में जठर सहायक होता है। ठीक है, स्त्रावित अमाशय से होता है, स्त्रावित अमाशय से होता है। कहाँ से स्त्रावित होता है, अमाशय से स्त्रावित होता है। ठीक है, 2 बूंद जिंदगी। ठीक, तो अमाशय से स्त्रावित होता है। क्लियर हुई बात। अब थोड़ा HCl के बारे में पढ़ लेते हैं। HCl, HCl इसकी फुल फॉर्म होती है हाइड्रो क्लोरिक एसिड, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। ठीक है, स्त्रावित होता है ये ऑक्सीटिक सेल से। कहाँ से स्त्रावित होता है, ऑक्सीटिक कोशिका से स्त्रावित होता है। कहाँ से स्त्रावित होता है, ऑक्सीटिक कोशिका से स्त्रावित होता है। दूसरी बात, अम्ल। ठीक है, हाईली एसिडिक होता है ये, हाईली एसिडिक यानी प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल है, जिसकी पीएच वैल्यू होती है लगभग 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में इसकी पीएच वैल्यू होती है, तो ये हाईली एसिडिक है। ठीक है, एक तो ये क्या करता है, एसिडिक नेचर प्रोवाइड टू स्टमच, यानी ये अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति अमाशय को प्रदान करता है। ठीक है, अमाशय को अम्लीय प्रकृति प्रदान करने का काम करता है, ताकि भोजन क्या क्या करेगा, ये आगे बहुत चीज़ें करेगा। ठीक है ना, अम्लीय प्रकृति प्रदान करने का। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यहाँ पे आता है, जैसे ही भोजन आता है यहाँ पे बारिश होती है। किसकी बारिश होती है, इधर से इधर से इधर से, चारों तरफ से भोजन को घेर लिया जाता है। किसके द्वारा घेर लिया जाता है, HCl के द्वारा। HCl के द्वारा क्या घेर लिया जाता है, भोजन को, ताकि इसके फिजिकली ब्रेक डाउन कर सके, इसके अंदर आने वाले विभिन्न प्रकार के जीवाणु, हानिकारक जीवाणु को नष्ट किया जा सके, अनेक प्रकार के एंजाइम को एक्टिवेट किया जा सके। एक कार्य HCl के होते हैं। HCl बहुत ही हाईली एसिडिक होता है। ठीक है ना, इसकी पीएच वैल्यू 1 से 2 होती है। ये क्या करता है, ये प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, तो आपने देखा एसिडिक नेचर, ताकि क्या किया जा सके, जैसे पीएच वैल्यू कितनी, लार की पीएच वैल्यू 6.5 थी या 6.8 थी, यानी वो क्या था, थोड़ा सा एसिडिक था। अगर ये हाईली एसिडिक है तो सबसे पहले क्या करेगा, ठीक है, स्टॉप एक्शन ऑफ सलेवरी एंजाइम ऑन फूड। ठीक है, यह क्या करता है, सबसे पहले लार में पाए जाने वाले एंजाइम का काम रोक देता है, कार्य रोक देता है। यानी एंजाइम जो लार में पाए जाते हैं वो अब अमाशय में काम नहीं करेंगे, उनका काम खत्म हो गया। कौन कर दिया, इसने कर दिया। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है, किल जर्म। ठीक है, भोजन के कीटाणुओं को मारने का काम करता है। भोजन के कीटाणुओं को मारने का काम करता है, यानी भोजन के अंदर जो कीटाणु पाए जाते हैं ना, यानी अब लाइसोजाइम ने तो मारे थे लेकिन कुछ और बच गए, तो ये क्या काम करेगा, इसको मारने का काम करेगा। हार्ड चीज़ें हैं उनको नॉर्मल सॉफ्ट बनाने का काम करेगा, ये उनको ख़त्म
ताकि उनको सॉफ्ट बना के पचाया जा सके। ठीक है। एक्टिवेट गैस्ट्रिक एंजाइम, ठीक है। जठर ग्रंथियों के जठर एंजाइम जो होते हैं उनको एक्टिवेट करेगा। जठर एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है, ये बात मैंने बताई होगी आपको। क्या काम करता है? ठीक है, एक्टिवेस ये काम हो गए। ठीक है। एसिडिक नेचर वो किया था, इसका पीएच वैल्यू को घटा देता है। और क्या क्या काम करता है? तो ये HCl, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो आपको एसिडिटी भी हो जाती है। HCl की मात्रा बढ़ने से आपको एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? आपको अम्लीयता हो जाती है। क्या हो जाती है? अम्लीयता। ठीक है ना, अम्लीयता हो जाती है। अम्लीयता से दूर करने के लिए आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सेवन करना पड़ता है। आपको पता है क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है क्या फार्मूला? ठीक है, 4 का प्रयोग करना पड़ता है। आपको एंटी लोक ऐसी लोक लेनी पड़ती है। ठीक है, वही है हरे रंग की टेबलेट जो होती है। HCl बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर आप टाइम पे भोजन ना करते हो, या आप टाइम पे उठना बैठना, ज़्यादा चाय पीते हो या खट्टे पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हो, तो हो सकता है आपकी एसिडिटी आपको होना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा ये समस्या आनी शुरू हो गई आजकल। कारण क्या है कि आप उठते ही चाय पीते हो। ठीक है ना, चाय एसिडिक होती है। उसके बाद चाय पीने के बाद क्या होगा भी, आप खाली पेट कुछ ऐसा ऐसा खा लेते हो, खट्टे पदार्थों का सेवन करते हो, या आप टाइम पे भोजन नहीं करते हो। आज आपने 4 बजे किया, कल 5 बजे किया, कभी आपने 2 बजे भोजन किया, कभी सुबह उठ के 3 बजे किया, कभी आपने 8 बजे किया। तो ऐसे क्या हो जाता है, आपके शरीर की जो डेली की रूटीन है वो बदल जाती है। तो HCl का टाइमिंग जो होता है, वो शेड्यूल जो होता है, वो स्रावित होना, आपको भूख लगने का कारण भी आपके अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो HCl पहले स्रावित हो जाता है आपके भोजन न जाने से, तो उससे भी आपको क्या एसिडिटी हो सकती है। एसिडिटी होने से आपको कलेजे में जलन होती है। ठीक है, तो बर्निंग जो होती है ना, वो किसके कारण होती है? क्योंकि म्यूकस जेल लेयर जो है वो तो किस में पाई जाती है? अमाशय में। जब आपका क्या हो जाता है, अमाशय से ऊपर आ जाता है, अमाशय से ऊपर आपका एसिड आ जाता है और इसोफेगस को टच करना शुरू करता है ना, इसोफेगस को टच करना शुरू करता है, तो आपके कलेजे में यहाँ पे जलन होती है। तो वो किसके कारण होती है? वो HCl की मात्रा बढ़ने से एसिडिटी हो जाती है, उसी के कारण आपको वो जलन होती है, क्योंकि जलना शुरू हो जाता है। उसको टाइम से ध्यान ना दिया जाए तो आपको बहुत और दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है ना, और ये चीज़ थी। तो HCl ठीक है, नॉर्मल स्त्रावित होना चाहिए। ज़्यादा स्त्रावित भी नुकसानदायक है। एक्सेस कोई चीज़ है, उसके एक्सेस अमाउंट भी मतलब क्या करती है, आपको नुकसान करती है। तो HCl हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी है और ये ज़्यादा हो जाए तो हानिकारक भी है। तो HCl ये काम करता है। ऐसी ऐसी बातें इसको याद रखनी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अमाशय से स्त्रावित होता है, जठर रस में पाया जाता है, सक्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने का काम करता है। तो मेरे हिसाब से आज इतना ही। आपकी तो 1 घंटे के लगभग क्लास हुई है, मेरी 2 घंटे की हो गई। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, छोटी आंत और बड़ी आंत के साथ पाचन तंत्र कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।